जब मेरे सामने आया करो तो कुछ ढंग के कपड़े पहन लिया करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे 12 साल छोटी हो। गांव के एक कोने में बसी एक छोटी सी दुनिया में 16 साल की आशा की शादी उसके घर वालों ने 28 साल के जारून शाह से कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि जारून शाह के बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए कोई चाहिए था, और आयशा एक बेहद गरीब घर की लड़की थी। इसीलिए उसे पूछे बिना ही उसे शादी के बंधन में बांध दिया गया। जारून शाह कभी भी उसके करीब नहीं आया था, क्योंकि उसे तो अपने माँ बाप के लिए एक नौकरानी चाहिए थी और वो उसे मिल गई थी। लेकिन एक रात तेज बारिश हो रही थी। आयशा अपने कमरे से नहीं निकली थी। उसने जारून के माँ बाप को दवा भी नहीं दी थी। जारून गुस्से में आयशा के कमरे में चला गया। देखा तो वो बुखार में बुरी तरह तप रही थी, सर्दी के मारे बुरी तरह कांप रही थी। उसकी सर्दी दूर करने के लिए वो उसके कंबल में घुस गया ताकि उसे गर्मी दे सके। लेकिन फिर धीरे धीरे हवेली के आंगन में चारों तरफ सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। बड़ी बड़ी खिड़कियों के शीशों पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। दो नौकरानियां हाथ में झाड़ू पकड़े आंगन की साफ सफाई कर रही थीं, जबकि एक नौकरानी हाथ में डस्टर पकड़े शीशों पर लगी हुई धूल हटा रही थी। परिवेश में गरिमा लिए आयशा एक कंधे पर शॉल डाले नौकरानी से अपनी निगरानी में काम करवा रही थी। साथ ही साथ कभी कभी खुद भी काम करने लग जाती। दिसंबर का आखिरी वक्त चल रहा था। कुछ दिन अच्छी धूप निकली थी और फिर कल शाम से आंधी आई थी। साफ सुथरी, खूबसूरत और चमचमाती हुई हवेली पर धूल मिट्टी की परत चढ़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद पापा की आवाज़ आई तो आयशा हवेली के एक कमरे की ओर बढ़ गई। पापा हमेशा की तरह बिस्तर पर लेटे हुए थे और आयशा को बुला रहे थे, लेकिन उसे अपने लिए नहीं बल्कि मम्मी जी की ज़रूरत के लिए बुला रहे थे, जो चश्मा नाक पर चढ़ाए स्वेटर बुनने में मगन थी। मम्मी जी, आपको कितनी बार कहा है आप ये काम ना किया करें। इतनी देर तक देखने से आपके सिर में दर्द होने लगता है। आयशा ने मम्मी जी के पास बैठकर लाड से कहा। आयशा की इतनी फिक्र देखकर मम्मी जी मुस्कुरा दी। तो क्या हुआ, अगर सिर में दर्द हो जाएगा, तुम हो ना, सिर में तेल की मालिश कर दोगी तो दर्द ऐसे ही गायब हो जाएगा। मम्मी जी ने एक चुटकी बजाते हुए कहा तो आयशा उनकी मासूमियत पर हंस पड़ी। ठीक है, अब आप ये स्वेटर रख दीजिए, बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। लॉन की सफाई हो जाए तो मैं आप दोनों को वहीं ले चलती हूँ। कुछ वक्त बाद आयशा मम्मी जी और पापा को लेकर लॉन में आ गई। मम्मी पापा काफ़ी वक्त बाद लॉन में आए थे, इसीलिए उनकी तबीयत काफ़ी फ्रेश लग रही थी। उसने किचन में जाकर कुछ फल काटे और उनके लिए भी भिजवा दिए। फिर खुद कमरे में आकर अपने लिए कपड़े निकालने लगी। उन कपड़ों पर धूल जम गई थी और शायद उसे अरसा ही गुजर गया था उन्हें छुए हुए। उसने एक सादा सा सूट निकाला और वॉशरूम में शावर लेने चली गई। वो शावर लेकर बाहर निकली तो एकदम सटपटा कर रह गई, क्योंकि सामने बेड पर ही जारून शाह बैठा हुआ था। आयशा का सूट हल्के रंग का था और गीले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। कमीज आगे से भी शरीर से चिपक गई थी। पीछे गला काफ़ी बड़ा था, जिसकी डोरियां अभी फ़िलहाल खुली हुई थीं। दुपट्टा बिस्तर पर जारून के पास ही पड़ा था। वो अपनी जगह पर साकित खड़ी थी, ना आगे जा सकती थी और ना ही वॉशरूम में वापस जा सकती थी। जारून शाह खुद ही उठा और उसका दुपट्टा हाथ में लेते हुए उसके सामने आया। आयशा की धड़कनें थम गईं। हाथ बढ़ाते हुए जारून शाह ने उसके गीले बालों को छुआ। वो सीधे आयशा की आंखों में देख रहा था। आयशा कभी नज़र उठाकर उसके चेहरे की ओर देखती तो कभी उसकी पलकें झुक जाती। ये मंजर बेहद हसीन था। आयशा के चेहरे पर शर्म की लाली फैली हुई थी और उसका सारा वजूद जारून शाह की नज़रों के घेरे में था। भीगा हुआ वजूद बेहद दिलकश लग रहा था। लंबे गीले बाल कुछ पीठ पर बिखरे थे और कुछ आगे की तरफ आए हुए थे। बालों की कुछ आवारा लटें भीग कर गर्दन से चिपकी हुई थीं। दूधिया रंगत पर सियाह बाल बेहद हसीन लग रहे थे। जारून शाह ने आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन पर चिपके हुए बाल हटा दिए। गर्दन पर जारून शाह की उंगलियों का स्पर्श महसूस करते ही आयशा ने आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों में अजीब सी खुमारी और नशा उतरने लगा था। जारून शाह भी आयशा की कुर्बत में बहकने लगा। हाथ आगे बढ़ाकर उसने आयशा के कमर में हाथ डाला और उससे अपने करीब कर लिया। आयशा के पूरे वजूद पर एक कपकपी तारी हो गई। शर्म से चेहरा लाल पड़ गया, पलकें झुक गईं। धूप छाँव का ये मेल जारून शाह के दिल में उतरता जा रहा था। उसके लिए अपने जज्बातों पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। भीगी हुई गर्दन बेहद हसीन लग रही थी और उस नरम गोरी गर्दन पर काला तिल और भी गजब ढा रहा था। जारून शाह का दिल करने लगा कि वो उसकी गर्दन को अपने होठों से छू कर देखे। दिल की पुकार पर हाँ कहते हुए जारून आयशा की गर्दन पर झुक गया और हर जगह अपना नरम स्पर्श बिखेरने लगा।
नरम रुई जैसी गर्दन पर अपने होंठ रखते ही जारून शाह को ऐसा लगा जैसे बदन में करंट दौड़ गया हो, जबकि आयशा तो बर्फ के एक पुतले में बदल चुकी थी। वो जारून शाह से हमेशा डरी रहती थी और इसीलिए विरोध करने की स्थिति में भी नहीं थी, मगर जारून शाह की शिद्दत को सहना भी उसके लिए बेहद कठिन था। जारून शाह उसकी कमर के घेरे को और मजबूत करते हुए उसे ऊपर उठा चुका था। वो बहुत छोटी सी थी, जारून शाह के कंधों तक भी मुश्किल से आती थी। नरम, नाजुक और पतला सा वजूद उठाना जारून शाह के लिए बाएं हाथ का खेल था। आयशा, जो जारून शाह की शिद्दतों के साथ बहक रही थी, उसकी गोद में उठाने पर अचानक होश में आई और जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे होश दिलाने लगी, मगर वो पूरी तरह मदहोश हो चुका था। आयशा का दुपट्टा उसने अभी तक हाथ में पकड़ा हुआ था, बल्कि दाएं हाथ की मुट्ठी में लपेटा हुआ था। आयशा को यूं कंफ्यूज देखकर उसका दुपट्टा लौटाने आया था, मगर उसके हुस्न के जादू में पूरी तरह खो चुका था, डूब चुका था कि अब खुद पर काबू खोता बुरी तरह बहकने लगा था। साईं, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दें, मुझे डर लग रहा है। उसने आंखों को जोर से बंद कर रखा था। वो जो अभी तक उसके नरम गुलाबी होठों पर फोकस किए हुए था, अचानक ही होश की दुनिया में लौट आया और जल्दी से आयशा को नीचे उतार दिया और पीछे हट गया। हैरत भरी निगाहों से वो आयशा को देख रहा था। वो कैसे उसकी खूबसूरती में बह गया, उसे खुद भी समझ नहीं आया था। तेज रफ्तार की जैसी धड़कनों को उसने मुश्किल से संभाला हुआ था। होश वापस लौटे तो उसने झट से दुपट्टा आयशा की तरफ बढ़ा दिया और सपाट लहजे में बोला, जब भी मेरे सामने आया करो तो ढंग के कपड़े पहन लिया करो, वरना मैं बहक जाऊंगा और भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे 12 साल छोटी हो। ये जुमला नहीं था, एक दर्द भरी चेतावनी थी जो आयशा की रीढ़ की हड्डी तक उतर गई थी। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। जी सही है, मैं आगे से ख्याल रखूंगी, कहते हुए अपना दुपट्टा पकड़ते ही कमरे से भाग गई और जारून शाह न चाहते हुए भी आयशा की इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। वो लड़की बेहद हसीन होने के साथ साथ बेहद मासूम और संवेदनशील थी। उसमें अपनापन और खालिस जज्बात कूट कूट कर भरे हुए थे। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती थी, ना ही किसी से बदतमीजी कर सकती थी। थोड़े ही समय में जारून शाह को आयशा की कई खूबियों का अंदाजा हो चुका था, मगर इस वक्त वो सिर्फ उसकी डरपोक और भोली सी नेचर को सामने रखता था और बाकी सभी खूबियों को पीछे छोड़ देता था। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर जब वो कमरे से बाहर आया तो नौकरानी ने बताया कि मम्मी, पापा और आयशा तीनों लॉन में बैठे हैं। आयशा मम्मी जी की किसी बात पर जोर से हंसते हुए बार बार उनके गाल खींच रही थी, जबकि पापा उन दोनों को गुस्से से घूर रहे थे, बनावटी गुस्से से। पापा जी, क्या बात है, इस उम्र में भी आप जलन महसूस कर रहे हैं? मैं तो लड़की हूँ और लड़की लड़कियों को गले लगा सकती हैं, उन्हें चूम भी सकती हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना, और ना ही कोई बंदिश है। और मम्मी जी तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बस मेरा मन करता है उनके साथ हंसने का, बोलने का, शरारतें करने का। आयशा खिलखिलाकर हंस रही थी और बात करते हुए मम्मी जी के गाल चटाचट चूम रही थी और पापा इसी बात पर जलन महसूस कर रहे थे। जारून शाह मुस्कुरा दिया। ये मंजर कितना खूबसूरत और मुकम्मल था। उसका दिल किया कि वो बेख्तियार आगे बढ़कर इस मंजर का हिस्सा बन जाए, मगर तभी आयशा का चेहरा धुंधलाने लगा। लॉन में एक नया मंजर बनता जा रहा था जिसने उसके कदम वहीं जड़ दिए। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और जबड़े भींच गए। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद की और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगा, मगर वो कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। वो चुपचाप वापस हवेली की ओर मुड़ गया, मगर पापा जी की नज़र उस पर पड़ चुकी थी और इसीलिए उन्होंने तुरंत आवाज़ दे दी, जारून बेटा, तुम कब आए और अब कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो। पापा जी की आवाज़ के साथ ही जब आयशा ने उसे एक नज़र उठाकर देखा तो कमरे में हुआ वो पल याद आ गया जब जारून उसके बेहद करीब हुआ था। अचानक से उसे अपनी गर्दन पर जारून शाह के दहकते लबों का स्पर्श महसूस होने लगा और इस एहसास के साथ ही उसके गाल तपने लगे। शर्म की लाली उसके चेहरे पर फैल गई, पलकें शर्म के मारे लरज उठीं और खुद ब खुद नीचे झुक गईं। सुरैया बेगम उसके चेहरे को गौर से देख रही थी, दिल से दिल को जानने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उनका बेटा अपनी बीवी के दिल में अपने लिए कोई एहसास जगाने में कामयाब हो ही गया था। जारून शाह लॉन में रखी कुर्सियों में से एक पर आकर बैठा और सिर झुका लिया। सुरैया बेगम और असगर साहब उससे हालचाल और बाकी कामों के बारे में पूछने लगे।
वो उन दोनों के सवालों का जवाब देते हुए कभी कभी एक नज़र उठाकर आयशा को देख लेता था और आयशा उसकी नज़रों से बुरी तरह घबरा रही थी। और फिर आयशा ने वहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। वो जल्दी से उठकर किचन में गई, कॉफ़ी का मग बनाकर नौकरानी को दे दिया कि वो जारून शाह को दे आए और ख़ुद अपने कमरे में लौट आई। आईने में अपना अक्स देखा तो गर्दन पर पड़ा हुआ सुर्ख निशान दिखाई दिया, जिसे देखकर आयशा को जारून की शिद्दतें याद आ गईं और वो मुस्कुरा दी। उसकी दूधिया गर्दन पर पड़ा वो निशान बहुत ज़्यादा सुर्ख और गहरा हो रहा था। दिल अनजाने ही सपने सजाने लगा, ये सोचे बगैर कि जारून शाह कभी उसकी किस्मत का सितारा नहीं बन सकता। वो तो जारून शाह के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। कहाँ जारून शाह, आसमान का चमकता हुआ चांद, और कहाँ आयशा, ज़मीन की खाक। दोनों का मिलन नामुमकिन था। न जाने क्यों तो आंसू आंखों से टूट कर गालों पर लुढ़क आए, जिसे आयशा ने चुपके से साफ कर लिया और दिल से जारून शाह को अपने मुकद्दर का सितारा बनाने के लिए अपने रब से फरियाद करने लगी। क्या मेरी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ दस्तक देंगी, या इसी तरह मैं बिना खुशियों के अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगी? या अल्लाह, आप मुझ पर कब मेहरबान होंगे और कब मुझे जारून शाह की मोहब्बत मिलेगी? चाहे जाना और चाहना किसे बुरा लगता है। वो जारून शाह की चाहत में तो डूब चुकी थी, मगर बदले में उसे कभी भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिला था। ये अलग बात थी कि उसने कभी जारून शाह के सामने कोई पहल नहीं की थी। स्वाभाविक झिझक के अलावा पहली रात में की गई जारून शाह की बातें भी उसके दिल में गड़ी हुई थीं। पहली रात ही जारून शाह ने उसका दिल बुरी तरह तोड़ दिया था। उसके बाद आयशा ने जारून शाह को चाहा तो बेइंतहा चाहा, मगर कभी भी उसकी जात से कोई उम्मीद नहीं रखी। मगर आज जारून के करीब आकर उसने एक बार फिर उसे अपने जादू में बांध लिया था। न जाने क्यों जब वो करीब आया तो आयशा को ऐसा लगा जैसे वो भी उससे मोहब्बत करने लगा है और अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसके करीब आया है। मगर जब उसने दुपट्टा पकड़ाते हुए सख्त लहजे में वो बात कही, तब उसकी सारी खुशफहमियाँ हवा हो गई थीं। वो खुद पर अफसोस करने लगी कि क्या वो एक आदमी की कुर्बत के लिए इतनी बावली होती जा रही थी कि उसका चुभता हुआ लहजा भी मोहब्बत जैसा लगने लगा था। बस आज के बाद कभी भी उनकी किसी बात को सीरियस मत लेना। वो अगर करीब भी आए तो ये देख लेना कि गलती कहाँ है और वो किस अंदाज में तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं। मुझे तो नहीं पता था कि जब मैं नहाकर निकलूँगी वो कमरे में मौजूद होंगे। मुझे भीगे हुए रूप में देखकर वो अपनी नज़रें झुका भी तो सकते थे ना, या फिर मेरा दुपट्टा उठाकर मुझे चुपचाप दे देते। लेकिन नहीं, उन्होंने जानबूझकर मेरे जज्बातों के साथ खेला, मेरे करीब आए। हो सकता है वो जानबूझकर मेरे करीब आए हों, मेरे दिल का हाल जानने के लिए। जब वो मेरे करीब आए थे तो उस वक्त कुछ पल के लिए मेरी हालत भी ख़राब हुई थी। सांसें बुरी तरह से तेज हुई थीं। दिल की धड़कनों का शोर जारून शाह ने भी बखूबी सुना होगा। चेहरे पर फैली शर्म की लाली को भी उन्होंने अच्छे से देखा होगा। ओह मेरे खुदा, मैं अपने जज्बात छुपाने में हार कैसे गई। कहीं उन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि मैं उनसे मोहब्बत करने लगी हूँ। नहीं नहीं आयशा, ये तुम क्या सोच रही हो? आईने के सामने खड़ी वो खुद ही खुद बड़बड़ाए जा रही थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही है। कुछ वक्त बाद उसने अपनी हालत पर काबू पा लिया और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। सुरैया बेगम और असगर साहब के लिए परहेजी खाना वो खुद अपने हाथों से बनाती थी। उबली हुई कद्दू की सब्जी और बिना मिर्च की दाल बनाई थी। साथ में सलाद और रायता तैयार किया और ट्रे सजाकर उनके कमरे में पहुंच गई। नौकरों ने उन्हें पहले ही कमरे में पहुंचा दिया था, जहां जारून शाह भी बैठा हुआ था। शायद उसकी छुट्टी थी, इसीलिए वो इत्मीनान से अपने मम्मी पापा के साथ बैठा था और उनके साथ वक्त गुजार रहा था। लेकिन आयशा की जान को मुश्किल में डाले हुए था। जब वो घर में नहीं होता था तो आयशा आराम से घूमती फिरती थी, और अब तो कुछ हद तक उसके होते हुए भी वो खुद को आज़ाद समझने लगी थी। मगर आज की उस हरकत के बाद वो उससे बचती फिर रही थी। खाने की ट्रे पकड़े आयशा के हाथ कांपने लगे। इससे पहले कि ट्रे ज़मीन पर गिर जाती, जारून शाह ने आगे बढ़कर उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। इस तरह आयशा के हाथों ने ट्रे को थामा हुआ था और जारून के हाथों ने आयशा के हाथों को। आयशा ने बेख्तियार जारून शाह की ओर देखा, वो भी उसी की ओर देख रहा था। एक पल के लिए नज़रों का टकराव हुआ और आयशा ने तुरंत अपना रुख मोड़ लिया। आयशा की नज़रें फेर लेने को महसूस करते हुए जारून शाह भी होश में आया और आयशा के हाथ से ट्रे लेकर मेज़ तक ले गया और अपने माँ बाप के आगे खाना सर्व करने लगा। असगर साहब खुद ही छोटे छोटे निवाले लेकर अपना खाना खाने लगे, जबकि सुरैया बेगम को जारून अपने हाथों से छोटे छोटे निवाले बनाकर खिलाने लगा।
वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। उसका बस चलता तो उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं आने देता। उनके प्यार की खातिर ही वो इतना बड़ा कदम उठा गया था कि आयशा को इस घर में ले आया था, वो भी अपनी पत्नी की हैसियत से। आयशा की आंखों में आंसू भरने लगे। वो तो उल्टे कदमों वापस लौट गई। सुरैया बेगम और असगर साहब की वजह से वो इस घर में मौजूद थी। उन्हीं का ख्याल रखने के लिए आयशा को इस घर में लाया गया था। अब वो अच्छा खाना, पहनने और ओढ़ने के काबिल हो गई थी। उसने एक नई दुनिया देखी थी। शहर देखा था, शहर के लोग देखे थे, शहर की फिजाओं में घुली मिलावट को भी महसूस किया था और इंसानों की संगदिली की हदें देखी थीं। उसने खूबसूरत पत्थर के जैसे इंसान भी देखे थे जो अपने जज्बातों पर पूरी तरह काबू बनाए रखते हैं। ये सिर्फ सुरैया बेगम और असगर साहब थे जिनकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। आयशा आबिद ने हमेशा सादा और साफ सुथरी ज़िंदगी जी थी, जिसमें खुशियाँ थीं, मोहब्बतें थीं और रंग ही रंग थे। माँ बाप गरीबी की मार सहते सहते ढेरों बीमारियों में उलझकर आखिरकार इस दुनिया से रुखसत हो गए। पहले बाप इस दुनिया से गया और बाप का गम माँ को ऐसा लगा कि वो भी बिस्तर से लग गई। और बाप के मरने के 6 महीने बाद ही आयशा की माँ भी उसे अकेला छोड़कर चल बसी। आयशा अपनी फूफी के यहाँ रहने लगी। घर के सारे काम करती, बदले में उसे 2 वक्त की रोटी और पहनने को कपड़े मिल जाते थे। फूफी की लड़कियों के उतरन के कपड़े खुदा का शुक्र अदा करते हुए चुपचाप पहन लिया करती थी। साथ ही कभी कभी फूफी की झिड़कियाँ और फूफा के ताने भी सुनने पड़ते थे। फूफी की बेटियाँ उसे ज़्यादा मुँह नहीं लगाती थीं। घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली नहीं थी, लेकिन गरीबी भी नहीं थी। आयशा ने हमेशा थोड़े में ही खुदा का शुक्र अदा करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की आदत डाल ली थी। ज़्यादा की चाह उसे कभी नहीं हुई थी। उस वक्त भी वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश और मुतमईन थी। आयशा की फूफी सलमा बेगम ने एक एहसान किया था उस पर कि उसका स्कूल नहीं छुड़वाया था, बस स्कूल बदलवा ज़रूर दिया था। पहले जो आयशा के माँ बाप जैसे तैसे करके उसे एक छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, अब उसकी फूफी ने उसे उस सस्ते से स्कूल से निकाल कर एक सरकारी स्कूल में डाल दिया था। यहाँ पर भी आयशा ने किसी से कोई शिकायत नहीं की थी, बल्कि सरकारी स्कूल में ही दिल लगाकर पढ़ने लगी थी। और अभी फ़िलहाल वो 10th क्लास की पढ़ाई कर रही थी। सुबह जल्दी उठकर सारे घर के काम करना, फिर स्कूल के बाद भी पूरा घर समेटना उसकी ही जिम्मेदारी थी। वो घर के काम निपटाने के बाद फूल पौधों की देखभाल करती, परिंदों को दाना डालती। आंगन के बीचों बीच लगे नीम के पेड़ पर पड़ा हुआ झूला उसकी इकलौती तफरीह था। दोपहर को जब फूफी की बेटियां आराम कर रही होती, वो झूले पर बैठकर ऐसे खुश होती जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। फिर हवाओं के साथ गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई थी। नीम के पत्ते आंगन में बिखरे हुए थे। कभी कभी तेज़ हवाएं चलने लगती तो सूखे पत्ते पूरे आंगन में फैल जाते, जिसकी वजह से आयशा बहुत परेशान हो जाती थी। उसका पूरा दिन साफ सफाई में ही गुजर जाता था। उस वक्त भी वो झाड़ू हाथ में लेकर सफाई कर रही थी जब फूफी की तेज़ आवाज़ सुनाई दी, आयशा कपड़े भी धोने हैं, जल्दी करो, सारा दिन क्या सफाई ही करती रहोगी। फूफी की बात सुनकर उसके हाथों की रफ्तार तेज हो गई। अम्मी, आपने क्यों एक मुफ्त का अजाब पाल रखा है? आप देखिए ना, जो जोड़ा आपने इसके लिए लिया उन्हीं पैसों में हमारी चूड़ियाँ आ जाती। फूफी की बेटी गजाला नफरत भरे लहजे में कह रही थी। वैसे तो वो आयशा से ज़्यादा बात नहीं करती थी, मगर जब भी फूफी आयशा के लिए कुछ नया खरीदती थी उनका यही रवैया होता था। आयशा का जोड़ा बहुत सस्ता सा था, जबकि गजाला और शमाला के जोड़े काफ़ी महंगे थे, मगर फिर भी उनकी नज़र में आयशा का जोड़ा खटक रहा था। उनके ख्याल में आयशा को कपड़े लेने की ज़रूरत ही क्या थी? उसे तो सिर्फ घर का काम ही करना था। उसे कहीं आना जाना तो था नहीं जो उसे नए कपड़ों की ज़रूरत पड़ती। उतरन से ही उसका काम चल जाता था। सलमा बेगम ने उसे झड़क कर चुप करा दिया। सलमा बेगम सिर्फ आयशा पर गुस्सा नहीं करती थीं, बल्कि अपनी बेटियों को भी कभी कभी डांट दिया करती थीं, मगर बेवजह की बातों का गुस्सा ज़्यादातर उनका आयशा पर ही निकलता था। आयशा ने जल्दी जल्दी सफाई की और फिर वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोने में लग गई। सलमा बेगम की दोनों बेटियां गजाला और शमाला टीवी के सामने जमी हुई थीं। गोद में फैशन मैगजीन रखी थी जब एक विज्ञापन पर उनकी नज़र ठिठक गई। अखबार में 28 साल के एक मर्द ने अपने रिश्ते के लिए ऐड दिया था। उसे अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए एक बीवी की ज़रूरत थी। दहेज वगैरह की कोई मांग नहीं की गई थी, बल्कि घर वालों की आर्थिक मदद करने का वादा भी किया गया था। शमाइला ने गजाला की तरफ मतलब भरी नज़रों से देखा और फिर दोनों सलमा बेगम के पास आकर
उनके कान में कुछ घुसर पुसर करने लगी। सलमा बेगम ने उनकी बात सुनी तो एकदम से नाराज होकर उन्हें डांटने लगी और किचन से बाहर निकाल दिया। दोनों बहनें मुंह बनाते हुए वापस आकर सोफे पर बैठ गईं। तभी गजाला ने आंखों में शैतानी चमक लिए शमाइला की ओर देखा और फिर अपने दिमाग में आया हुआ एक शातिराना प्लान उसे बताने लगी। शमाइला की आंखें भी गजाला की बात सुनकर चमक उठी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ा करना ही पड़ता है। अम्मा ऐसे नहीं मान रही तो वैसे सही। जब उन्हें आयशा से जान छुड़ाने का इतना अच्छा मौका मिल रहा था तो वो इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहती थीं। दोनों ही अपने इरादों को लेकर पक्की थीं। जबकि बाहर कपड़े धोती आयशा को उनके मंसूबों की कोई खबर नहीं थी। आयशा कपड़े धोकर आई तो तेज़ धूप निकल आई थी। सूरज सिर पर चमकने लगा था। वो अब अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती थी कि तभी गजाला ने उसे अपने पास बुलाया और कुछ पैसे देते हुए कहा, जाओ करीबी दुकान से चिप्स और नमकीन के पैकेट लेकर आओ। आयशा ने हैरानी से देखा, क्योंकि आज तक सलमा बेगम ने उसे कभी भी इस तरह बाहर सामान लाने नहीं भेजा था। मगर गजाला उसे 500 का नोट पकड़ाते हुए बार बार जोर दे रही थी कि जल्दी जाकर सामान लेकर आओ। ना चाहते हुए भी आयशा ने गजाला के हाथ से वो नोट थाम लिया और बाहर की तरफ चल दी। तभी गजाला ने अपने मोबाइल से एक नंबर मिलाया और दूसरी तरफ की बात सुनकर इत्मीनान से सर हिला दिया। आयशा दुकान पर गई और घबराते हुए जल्दी जल्दी नमकीन, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स के पैकेट लेकर वापस लौट रही थी कि तभी बराबर वाले मकान से एक लड़का निकल कर आया और आयशा का हाथ पकड़ लिया। आयशा बहुत ज़्यादा घबरा गई। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था। उसके तो हाथ पांव फूल गए थे। वो जल्दी जल्दी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और उसी वक्त बाहर निकलती हुई सलमा बेगम ने यह मंजर देख लिया। आयशा का हाथ मोहल्ले के एक बदमाश लड़के के हाथ में देकर उनके माथे पर बल पड़ गए और हाथ में पकड़ा हुआ शॉपिंग बैग भी गजाला की बात की पुष्टि कर रहा था। वो एकदम से सन्न रह गई थी कि न जाने उन्होंने आयशा की परवरिश में क्या कमी छोड़ दी थी जो वो ऐसी निकली। उन्होंने आयशा का हाथ पकड़ा और गली में ही उसे एक तमाचा मारते हुए घर ले आई। आयशा रोते हुए सफाई देती रही, उन्हें बताती रही कि गजाला ने ही उसे बाहर सामान लेने के लिए भेजा था। मगर सलमा बेगम उसकी कोई भी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सलमा बेगम तो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी जब गजाला उनके कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, मम्मा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये बात आयशा के बारे में है। जब सलमा बेगम ने गजाला की बात सुनी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। गजाला ने अपनी माँ को बताया कि आयशा बाहर गली में किसी लड़के से मिलती जुलती है और उसे खाने पीने की चीज़ें भी लेती है। जब दोपहर को सब लोग सो जाते हैं तो वो उसी बात का फ़ायदा उठाती है। ये बात तो सलमा बेगम भी जानती थी कि आयशा दोपहर को सोती नहीं है और ना ही अपने कमरे में रहती है। मगर आयशा की मासूम तबीयत जानने के कारण उन्होंने कभी इस बात की तहकीकात नहीं की थी कि आयशा दोपहर को क्या करती रहती है। गजाला ने इस बात के साथ साथ फुफ्फो को यह भी बता दिया कि हर रोज़ दोपहर को आयशा को नमकीन, चिप्स, मिठाई और चॉकलेट्स और दूसरी चीज़ें खाते हुए भी देखती रही है। मगर आज वो रंगे हाथों पकड़े जाने की तैयारी में थी, इसीलिए उन्हें जगाने आ गई थी। और जब सलमा बेगम ने बाहर निकलकर गली का मंजर देखा तो गजाला की बात पर पक्की मोहर लग चुकी थी। गजाला ने आयशा के लिए जाल बिछाया था और वो उस जाल में अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। आज वो पहली बार घर से बाहर निकली थी और उसी दिन से ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया था। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ना तो उसकी बात पर सलमा बेगम विश्वास करने वाली थी और ना ही गजाला ये बात मानने वाली थी कि उसे बाहर भेजने वाली वही थी। सलमा बेगम ने पीट पीट कर आयशा को निढाल कर दिया था और ख़ुद अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। उन्हें बहुत दुख हो रहा था। आयशा उनके भाई की बेटी थी जिसका उन्होंने हर तरह से ख्याल रखा था। बस कभी कभी अपने पति की बातें सुनकर वो आयशा से सख्त ज़रूर हो जाया करती थीं, मगर दिल से कभी उसका बुरा नहीं चाहा था। इसी वजह से उन्होंने अखबार में रिश्ते वाला ऐड देखकर भी गजाला और शमाइला को डांट दिया था जब वे आयशा की शादी उस लड़के से कराने की सलाह दे रही थी। आयशा जख्मों से चूर अपने छोटे से कमरे में पड़ी हुई थी, जबकि सलमा बेगम अपने कमरे में पड़ी आंसू बहा रही थीं। 2-3 दिन बीत चुके थे तो गजाला और शमाइला माँ के पास आईं और उन्हें उस बात के लिए राज़ी कर लिया कि अखबार में दिए गए रिश्ते के इश्तिहार पर संपर्क करें और आयशा की रुखसती कर दें। इसी में हम सबकी भलाई है। सोचिए तो अम्मी, वो भी इज्जत के साथ इस घर से विदा हो जाएगी और साथ ही हमारे हाथ भी एक अच्छी खासी मोटी रकम आ जाएगी।
आखिरी बात पर सलमा बेगम ने अपनी बेटी को घूर कर देखा था तो उसने जल्दी से बात बदल दी। मम्मी, वो बहुत अमीर लड़का है, अगर वो हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद कर देगा तो क्या बुरा है। लेकिन शुमाइला, इस ऐड में तो साफ लिखा है कि उसे सिर्फ अपनी माँ बाप की सेवा के लिए एक नौकरानी चाहिए, जिसे वो सिर्फ बीबी का नाम देकर अपने घर पर बिठाना चाहता है, ताकि बाद में कोई उससे सवाल जवाब न कर सके। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है मम्मी? कम से कम वो इज्जत से अपने घर में तो रहेगी ना। यहाँ रही तो हमारी नाक कटवाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगी। शुमाइला को तो अपना ही फ़ायदा नज़र आ रहा था। भले वो अमीर आदमी मासूम सी आयशा को नौकरानी बनाकर रखता, उसे कोई फ़र्क नहीं था। सलमा बेगम के पास भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इससे पहले कि आयशा उनकी इज्जत को रौंद कर कोई और कदम उठा ले, बेहतर यही था कि उसकी शादी करके उसे रुखसत कर दिया जाए और अपने भाई भाभी की रूह के सामने खुद को सुरखरू कर लिया जाए। उन्होंने अखबार में दिए गए नंबर पर फ़ौरन संपर्क किया और अगले दिन आकर सादगी से आयशा का निकाह करके ले जाने की बात भी पक्की कर दी। जारून शाह को जब उसकी सेक्रेटरी ने यह रिश्ता बताया तो वो एक पल को हैरान रह गया, मगर जब सेक्रेटरी ने बताया कि लड़की अपनी फूफी के पास रहती है, उसके माँ बाप नहीं हैं और इसीलिए उसकी फूफी जल्द से जल्द उसकी शादी कर देना चाहती हैं, तो वो संतुष्ट हो गया। फूफी आयशा के पास आई और उसे बता दिया कि अगले दिन उसका निकाह और रुखसती तय कर दी गई है। आयशा उनकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी फूफी उसके साथ ऐसा भी कर सकती हैं। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर फूफी के पांव पकड़ लिए और अपनी सफाई देने लगी। फूफी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे गजाला ने ही पैसे देकर बाहर भेजा था। मगर फूफी को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। वो जल्द से जल्द बदनामी का ताज अपने सिर से उतार कर फेंक देना चाहती थी। उनकी अपनी भी तो बेटियां थीं, कल को उनके भी रिश्ते आने थे। अगर आयशा मोहल्ले में ऐसी हरकतें करती रही तो उनकी बेटियों के रिश्ते में रुकावट आ सकती थी। गजाला और शुमाइला भी बहुत खूबसूरत थीं, मगर आयशा का हुस्न उनसे कहीं ज़्यादा था। जो मासूमियत और पाकीज़गी आयशा के चेहरे पर नज़र आती थी, वो गजाला और शुमाइला दोनों के चेहरे पर नहीं थी। आयशा के चेहरे पर कुदरती हुस्न की झलक साफ नज़र आती थी, जबकि गजाला और शुमाइला ने तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर करके अपने चेहरे की मासूमियत को खो दिया था। अगले ही दिन जारून शाह अपने मम्मी पापा और चंद लोगों के साथ आयशा के घर में मौजूद था। खाने का इंतजाम भी उसने पहले ही कर दिया था। होटल से खाने का ऑर्डर देकर आयशा के घर का पता लिखवा दिया था। इस तरह से उन लोगों का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। और फिर निकाह के बाद आयशा की रुखसती हो गई थी। कुछ जोड़े कपड़े लेकर आयशा अपने ससुराल में आ गई थी, मगर शादी की पहली रात ही जारून शाह ने उस पर उसकी हदें साफ कर दी थीं। 17 साल की मासूम आयशा को आंखों में ये उम्मीद लेकर आई थी कि शायद अब उसकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। ये सुनकर उसकी वो उम्मीदें भी टूट गई थीं। उसका शौहर उसे उसकी औकात दिखा रहा था। जारून शाह ने उसे साफ लफ्ज़ों में बता दिया था कि उसने उससे ब्याह कर इस घर में सिर्फ मम्मी पापा की देखभाल के लिए लाया गया है। वो अक्सर घर पर नहीं होता था और नौकरों के भरोसे अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकता था। परिवार का सदस्य नौकरों से ज़्यादा ध्यान रख सकता है, इसी वजह से उसने शादी की थी और यहीं पर आयशा के ख्वाबों का महल ज़मीन पर गिर पड़ा था। आयशा ने सच्चे दिल से सुरैया बेगम और असगर साहब की सेवा शुरू कर दी थी। वे भी उससे बेहद मोहब्बत करने लगे थे और इस तरह से आयशा का दिल लग गया। मगर उसकी ज़िंदगी में जो मोहब्बत की कमी थी उसे सिर्फ जारून शाह ही पूरा कर सकता था। और जारून शाह उसे इस घर में लाने के बाद अपने माँ बाप की तरफ से बेफिक्र होकर लंदन चला गया था। वहाँ भी उनका कुछ बिजनेस फैला हुआ था, जिसे बाइंड अप करने में उसे खुद वहाँ जाना जरूरी था। और वो वहाँ जाकर अपने बिजनेस में ऐसा उलझा कि उसे पूरा 1 साल लग गया था। लेकिन वो अपने माँ बाप की तरफ से बेफिक्र था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे आयशा पर भरोसा था और उसके माँ बाप से भी उसकी बातचीत होती रहती थी। वो दोनों ही आयशा से बहुत खुश थे, लेकिन जारून शाह को जल्द से जल्द लौटने की सलाह देते थे। वो दिल से आयशा को अपनी बहू स्वीकार कर चुके थे और वो चाहते थे ये रिश्ता जो सिर्फ कागज़ों पर बना हुआ था अब एक असल रूप धारण कर ले। दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत कर लें। सुरैया बेगम तो दबे लफ्ज़ों में आयशा को समझाती भी थीं कि वो तुम्हारा पति है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, खूबसूरत हो, जवान हो, और सबसे बड़ी बात उसके माँ बाप तुमसे बहुत खुश हैं। एक मर्द को और क्या चाहिए। और वो नज़र झुकाकर रह जाती। सुरैया बेगम उसका सर अपनी गोद में रखते हुए प्यार से कहती, जब तुम ब्याह कर इस घर में आई थी उस वक्त
तुम 17 साल की थी। मुझे भी लगता था इतनी जल्दी इस रिश्ते की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब माशाल्लाह तुम 18 साल की हो चुकी हो, बालिग हो चुकी हो। इस रिश्ते की शुरुआत करने में अब तुम्हें देर नहीं लगानी चाहिए। और वो कुछ भी नहीं बोल पाती। जारून शाह के नाम पर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, लेकिन वो इसका इजहार ना तो जारून शाह से कर सकती थी और ना ही अपनी सास सुरैया बेगम से। उसे तो लगता था कि वो उससे पूरी तरह गाफिल हो गया था, जबकि ये सिर्फ आयशा का गलत ख्याल था। जब तक कि जारून लंदन से वापस नहीं आ गया था। जब से जारून लंदन से वापस आया था, उसकी नज़रें आयशा पर फिसलने लगी थीं। अनजाने ही उसकी नज़र आयशा के नाजुक वजूद पर उठ जाती और फिर नज़र पलटना भूल जाती। शायद इस मजबूत रिश्ते की डोर थी जो दोनों को एक दूसरे की ओर खींचने लगी थी। जारून शाह को हर पल उसका वजूद अपनी तरफ खींचता था। जारून शाह को लड़कियों से एक अजीब सी चिढ़ होती थी। वो कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। अब निगाह करके एक वजूद को अपने घर लाया था तो उसे नज़रअंदाज करने में बुरी तरह नाकाम हो रहा था। आयशा का मासूम हुस्न और खुलूस उसे बुरी तरह मुतासिर कर रहा था। जारून शाह के सामने आने पर या तो उसे मुखातिब करने पर वो बुरी तरह से घबरा जाती थी और कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती कि कभी कभी जारून शाह गुस्से के मारे दांत पीस कर रह जाता। मगर जिस तरह वो उसके माँ बाप का ख्याल रख रही थी, उसके लिए उसकी हर हरकत को वो बर्दाश्त कर जाता था। मगर जब से उसने आयशा को सफ़ेद लिबास में भीगा हुआ देखा था, वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। वो जानबूझकर अब वहीं जाकर बैठता जहां आयशा मौजूद होती थी। आयशा बहाने बहाने से उस जगह से खिसक जाया करती, मगर वो भी अपने नाम का एक था। फिर से वहीं पहुंच जाता जहां आयशा मौजूद होती। उसका शर्माना, घबराना और एकदम से डरकर भाग जाना जारून शाह बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। आयशा जहां कहीं भी होती, जारून शाह उस पर नज़रें टिकाकर बैठा रहता था। आयशा को लग रहा था ये सब कुछ वो उससे जानबूझकर तंग करने के लिए कर रहा है, और किसी हद तक ये बात सही भी थी, क्योंकि जारून शायद ये बात समझ चुका था कि वो जितनी भी कोशिश कर ले, बहरहाल आयशा को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आज 16 जनवरी थी। आज के दिन आयशा ने अपनी माँ को खोया था। आयशा सुबह से ही बहुत ज़्यादा उदास थी। कई बार अपनी माँ को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, मगर वो उन्हें साफ कर गई थी, क्योंकि अम्मा बाबा उसे ज़रा सा भी परेशान देकर उससे दुगना परेशान हो जाया करते थे। बेशक कुदरत ने जैसे उसके सगे माँ बाप उसे लौटा दिए थे उसके सास ससुर के रूप में, मगर जन्म देने वाली माँ की कमी आयशा का दिल बहुत बुरे तरीके से महसूस कर रहा था। ना चाहते हुए भी बार बार रोने पर वो मजबूर हो रही थी, इसीलिए घर के कोनों में छिपती फिर रही थी। जारून शाह ने उसकी उदासी देखी तो उससे पूछे बिना ना रह सका, क्या बात है आयशा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आज तुम्हारा बर्ताव मुझे अजीब सा लग रहा है। जारून शाह ने उसके बदले हुए रवैये को नोट किया। आयशा के लिए तो यही बहुत था। उसकी आंखों में कई आंसू आ गए। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी। आयशा के रोने पर जारून शाह घबरा गया। कुछ भी हो, आयशा छोटी छोटी बातों पर रोया नहीं करती थी। यकीनन कोई बड़ी बात थी। उसने आयशा के हाथ उसके चेहरे से हटाए तो एकदम से साकित सा रह गया। दूधिया सफ़ेद रंगत पर भीगी हुई आंखों का तिलिस्म उसे अपने जादू में जकड़ गया। जारून शाह ने बेख्तियार आयशा को अपने सीने से लगा लिया और उसका कंधा थपथपाते हुए उसे तसल्ली देने लगा, जबकि जारून शाह के सीने से लगी आयशा की सिसकियां अब हिचकियों में बदल गई थीं। वो जोर जोर से रो रही थी। जारून शाह के तो हाथ पांव फूल गए। उसे आयशा के रोने की वजह समझ नहीं आ रही थी। सुबह से तो कोई ख़ास बात भी नहीं हुई थी। क्या बात है आयशा, मुझे बताओ, क्यों रो रही हो? क्या तबीयत ज़्यादा ख़राब है? आखिर इतना क्यों रो रही हो? उसे खुद से अलग करते हुए जारून शाह ने नरमी से उसके आंसू पोंछे थे। कुछ नहीं, बस अम्मी की याद आ रही है, सिसकियों के बीच आयशा ने बताया, और जारून एक गहरा सांस लेकर रह गया था। उसे थोड़ा सा सुकून हुआ था कि कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। वो अपनी माँ को लेकर परेशान थी। कोई बात नहीं, तुम उनके लिए दुआ करो, हम कब्रिस्तान भी जाएंगे। जारून शाह ने उसे तसल्ली दी। तभी उसकी सेक्रेटरी का फ़ोन आ गया। वो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए उसे ऑफिस बुला रही थी। आयशा को इस हाल में छोड़कर जाना जारून शाह का दिल नहीं कर रहा था, मगर यह भी एक मजबूरी थी, उसे जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले वो आयशा को तसल्ली देना नहीं भूला। वो ऑफिस चला गया तो आयशा लॉन में आकर बैठ गई। सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई थी, मगर उसे मौसम की परवाह नहीं हो रही थी। फुफ्फो की हुई ज्यादतियाँ याद आ रही थीं। कहते हैं इंसान का जब दिल टूट जाता है, जब दिल दुखी होता है, तो किसी एक पर दुखी होकर नहीं रोता, बल्कि हर उस दुख पर रोता है
जो उसे ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मिला हो। आयशा का भी उस वक्त यही हाल था। वो अपनी ज़िंदगी में मिले हर एक दुख पर रो रही थी। बादलों ने सारे आसमान को घेर रखा था। बिजली जोर से चमकने लगी, मगर आयशा वहीं पर बैठी रही। वो अपने दुखों को आंसुओं में बहाती रही। जब बारिश तेजी से बरसने लगी, तब भी वो वहाँ से नहीं हिली। उसके जिस्म में अचानक तेज दर्द होने लगा और पूरे शरीर पर कपकपी तारी हो गई। सिर में अलग दर्द की टीसें उठ रही थीं। वो बहुत मुश्किल से अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में आकर बंद हो गई। मुश्किल से उसने कपड़े बदले और बिस्तर पर गिर गई। सर्दी से उसका पूरा बदन टूट रहा था। जारून शाह रात गए मीटिंग से फ्री होकर घर आया। उसकी नज़रें आयशा को ढूंढ रही थीं, मगर वो उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसने अपने मम्मी पापा के कमरे का रुख किया, क्योंकि उसके आने से पहले वो वहीं सोती थी। असगर साहब सर्दी से कांप रहे थे और उन्हें बुरी तरह खांसी लग चुकी थी। वो जल्दी से पापा की हालत देखकर उनकी तरफ बढ़ा और उन्हें सीधा करके बिस्तर पर लिटा दिया। क्या बात है पापा, आपकी तबीयत इतनी ख़राब क्यों हो रही है? और आयशा कहाँ है? जिस पर सुरैया बेगम ने कहा, जो अपने घुटनों पर दबा लगा रही थी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती थी, उन्हें घुटनों का दर्द परेशान करता था और हर रात सोने से पहले आयशा उनके घुटनों की मसाज जरूर करती थी, लेकिन आज वो खुद ही अपने घुटनों की मसाज कर रही थी। पता नहीं जारून, मैंने भी उसे काफ़ी आवाज़ें दी, मगर वो कमरे में ही नहीं आई। शायद अपने कमरे में आराम कर रही होगी। सुरैया बेगम ने क्रीम का ढक्कन बंद करके साड़ी टेबल पर रखते हुए नॉर्मल से लहजे में ये बात कही थी, मगर जारून शाह के दिमाग में शरारे से फूटने लगे। आज ही उसने आयशा को जरा सी तवज्जो दी थी और आज ही वो मम्मी पापा से गाफिल हो गई थी। वो शायद इसी इंतजार में थी कि जारून शाह उसे तवज्जो दे और वो उसके माँ बाप से बिल्कुल गाफिल हो जाए। उसने खुद ही असगर साहब को दवाई दी और गुस्से से सुलगते हुए दिमाग के साथ कमरे से बाहर निकल आया और फिर आयशा के कमरे में गया। आयशा सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो गुस्से भरे अंदाज में आगे बढ़ा और आयशा के जिस्म से कंबल उतारकर दूर फेंक दिया। आयशा हड़बड़ाकर उठने लगी, मगर जोर का चक्कर आने की वजह से दोबारा बिस्तर पर गिर गई। जारून शाह ने उसकी कलाई पकड़कर उसे झंझोड़ना चाहा, मगर आयशा की कलाई बेहद गर्म हो रही थी। उसने जल्दी से आयशा को सीधा करके लेटाया और उसके माथे पर हाथ रखा। आयशा तो बुखार में बुरी तरह से तप रही थी। उसके पूरे वजूद पर कपकपी थी। गीले बाल बिस्तर पर बिखरे हुए थे। आयशा उठो, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम बारिश में भीगती रही हो? जारून शाह ने उसका चेहरा थपथपाते हुए नरमी से पूछा, मगर वो बेसुध होती पड़ी रही। उसकी आंखें बंद होती जा रही थीं। आंखों के पपोटे भारी होते जा रहे थे। वो ना चाहते हुए भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। जारून शाह जल्दी से किचन में भागा और वहां से गर्म दूध के साथ दवा लेकर आयशा के कमरे में वापस आया और उसे दूध के साथ दवाई दे दी। मगर अगले ही पल आयशा को कै आ गई और उसने दूध और टैबलेट्स बाहर उगल दिए। जारून शाह और भी परेशान हो चुका था। बाहर मौसम हद से ज़्यादा ख़राब था। वो उससे कहीं अस्पताल भी लेकर नहीं जा सकता था, जबकि सर्दी की शिद्दत से आयशा के दांत बज रहे थे। उल्टी करने की वजह से आयशा के सारे कपड़े भी ख़राब हो चुके थे। जारून शाह जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ा और आयशा के कपड़े निकाल कर लाया, मगर आयशा में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने कपड़े खुद बदल सके। जारून शाह ने उसका दुपट्टा उतार कर एक साइड पर रख दिया और उसके कपड़े बदलने लगा। जैसे ही उसका हाथ उसके नरम गरम जिस्म को छूता, उसके दिल में कोमल और भावुक भावनाएं उमड़ने लगती। मगर आयशा की हालत को देखते हुए उसने खुद पर काबू बनाए रखा था और फिर जल्दी से उसके कपड़े बदलकर उसे बेड पर लिटा दिया और कंबल उड़ा दिया। मगर आयशा को बहुत ज़्यादा ठंड लगती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और क्या नहीं। आयशा के वजूद को गर्म करने का अब उसके पास एक ही तरीका था। वो धीरे से आयशा के कंबल में घुस गया और उसके शरीर को अपने सीने से लगा लिया। आयशा का बुखार हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो न कुछ खा रही थी और न ही उसे बाहर अस्पताल लेकर जाया जा सकता था। जारून अजीब सी उलझन में फंस चुका था और फिर उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और शर्ट उतारी और आयशा के शरीर को भी। आयशा का कांपता हुआ वजूद जारून के बदन की गर्मी पाकर धीरे से उसके सीने में लिपट गया था। कुछ वक्त बाद उसने आयशा को हर पर्दे से आज़ाद कर दिया था ताकि अपने शरीर की गर्मी उसे पहुंचा सके। जब उसका गर्म वजूद जारून को अपने सीने पर महसूस हुआ तो जैसे अंगारे से जल उठे थे। वो उसके वजूद की सारी गर्मी अपने वजूद में उतारने लगा। नाजुक धड़कनें जारून के चौड़े सीने से सटी हुई थीं। उसके जज्बातों में तूफान मचने लगा। बिना सोचे समझे उसने अपने तपते हुए होंठ
आयशा के माथे पर रखे और फिर उसके चेहरे पर हर जगह अपना स्पर्श छोड़ने लगा। वो उसकी गर्दन पर झुका और वहाँ भी अपनी छाप छोड़ने लगा। धीरे से अपना हाथ आयशा की पीठ पर ले जाते हुए उसने एक ही पल में उसके हुक खोल दिए थे और वो आखिरी छोटा सा कपड़ा भी उसके वजूद से हटा दिया। अब वो पूरी तरह से उसके वजूद की नरमियों में डूबने लगा था। जब उसने अपने होठों से आयशा की मुलायम धड़कनों को छुआ तो बेहोशी की हालत में भी आयशा के होठों से एक सिसकी निकली थी, जिसे जारून ने अपने होठों में कैद कर लिया। दोनों की सांसें गर्म होती जा रही थीं। आयशा के जिस्म को जारून शाह का वजूद गर्मी देने लगा था। बाहर बारिश जोरों से बरस रही थी, जबकि जारून शाह की मोहब्बत की बारिश में आयशा धीरे धीरे भीगती जा रही थी। अब आयशा की कपकपाहट थोड़ी दूर हो गई थी। वो आयशा से थोड़ा पीछे हटा, मगर आयशा फिर से उसके वजूद में सिमटने लगी। जारून शाह आयशा की बीमारी और बेसुधी के दौरान कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि आयशा बाद में ये सोचे कि उसने उसकी बीमारी का फ़ायदा उठाया। मगर जिस तरह से आयशा उसके करीब आ रही थी, उसके लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। उसने आयशा का सिर तकिए पर रखा और फिर उसे कंबल उड़ाते हुए किसी घटा की तरह उस पर छाने लगा। वो जज्बातों की रोह में बहता जा रहा था, जबकि आयशा भी अब पूरी तरह से उसका साथ दे रही थी। उसकी ठंड अब पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। वो जारून की संगत को महसूस करने लगी थी। उसकी अधखुली मदहोशी भरी आंखें जारून के चेहरे पर टिकी हुई थी और जारून उन आंखों पर एक एक करके अपने होंठ रख देता है। दोनों के जिस्म एक दूसरे की गर्माहट को महसूस कर रहे थे। जारून शाह ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और अपने तपते हुए होंठ आयशा के कंधे पर रख दिए और फिर कंधों से होता हुआ वो नीचे धड़कनों तक आ गया। एक एक धड़कन को छूता हुआ वो अब नीचे वैली की ओर बढ़ रहा था। वैली बटन पर अपने लब रखता हुआ वो आयशा को मचलने के लिए मजबूर कर चुका था और जब जारून शाह थोड़ा सा नीचे और बढ़ा तो आयशा के मचलते हुए शब्दों से उसे अपने कानों में सुनाई दिए, जारून शाह प्लीज़ होश में आइए। मैं होश में हूँ आयशा, पूरी तरह होश में, और जो हो रहा है उसे होने दो। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इस रिश्ते को पूरी सच्चाई से शुरू करना चाहता हूँ। जरा सा सर ऊपर उठाते हुए उसने आयशा को तसल्ली दी और फिर से धीरे धीरे उसके वजूद की नरमियों में उतरता चला गया। उस दिन आयशा को भीगी हुई हालत में देखने के बाद जारून शाह का उसके करीब आने को दिल चाहने लगा था, मगर उसने खुद पर काबू रखा था। आज उसके पास सारे मौके थे कि आज वो जी भरकर आयशा के वजूद से खुद को सैराब करता। अब उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में थामे उसे मोहब्बत से निहार रहा था। जारून शाह ने आयशा की ठोड़ी को छू लिया और फिर उसके होंठों पर झुक गया। आयशा ने अपनी बाहों को मजबूती से जारून शाह की कमर के चारों ओर बांध रखा था। जारून के हाथ धीरे धीरे उसके वजूद पर सरकने लगे और फिर दोनों वक्त की कैद से आज़ाद होकर एक दूसरे के वजूद में खो गए। लम्हा ब लम्हा रात भीगती जा रही थी और आयशा और जारून के जिस्मों में एक दूसरे की कुर्बत से सुकून उतर रहा था। सरसारी और खुशी का एक अजीब सा एहसास था जो दोनों के वजूद में उतरता चला जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे के अधूरे वजूद को मुकम्मल कर दिया था और एक दूसरे के साथ खुशनुमा ज़िंदगी गुजारने की सोच लिए एक दूसरे की बाहों में ही सो चुके थे। अगली सुबह बेहद हसीन थी। आयशा जारून शाह के सीने पर सर रखकर सो रही थी, जबकि जारून शाह ने भी उसके चारों ओर अपनी बाहों का घेरा बना रखा था। रात को जिस तरह जारून शाह ने आयशा का ख्याल रखा था उसे सब याद था। आयशा ने उठकर बिस्तर से निकलना चाहा तो जारून शाह ने उसकी कलाई थाम ली और कहने लगा, तुम्हारी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और तुमने मुझे कॉल करके बताना ज़रूरी नहीं समझा। आयशा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहने लगी, मुझे मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करना नहीं आते। मुझे नहीं पता कि किसी को कॉल कैसे करते हैं। उसकी बात सुनकर जारून शाह हैरान रह गया था, मगर अपनी हैरानी का इजहार नहीं किया क्योंकि वो आयशा को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। आयशा की पिछली ज़िंदगी के बारे में वो अब गहराई से सोचने लगा। आज तक आयशा के मायके से कोई भी उसकी खैर खबर लेने नहीं आया था और ना ही शादी के बाद जारून शाह से कोई मांग की गई थी। बेशक आयशा के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, मगर जिस फूफी ने उसे बचपन से पाला था उनके दिल में भी आयशा के लिए मोहब्बत का कोई एहसास नहीं जागा था। आयशा नहाकर नीचे जा चुकी थी और नाश्ता बनाने के बाद माँ बाबा को नाश्ता करवा रही थी। जब जारून शाह भी नहाने के बाद नीचे आ गया, वो आयशा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था, जबकि आयशा के चेहरे पर भी शर्मीली सी मुस्कान आकर ठहर गई थी। वो रात भर के वाक़ये के बारे में सोचकर जी भरकर शर्म से लाल टमाटर हो रही थी।
उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर लहरा रहा था जब वो ठंड की शिद्दत से मजबूर होकर बार बार जारून शाह के सीने में लिपट रही थी। उसके चेहरे की लाली सुरैया बेगम से छुपी नहीं रह सकी थी। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट दौड़ गई कि उनके बेटे ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर ली है। अब बस उन्हें एक ही ख्वाहिश बाकी बची थी कि जल्द से जल्द उनकी गोद में जारून शाह का बच्चा खेले। जारून शाह नाश्ता करने के बाद चुपचाप घर से निकल गया था। उसने अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। वो आयशा के मायके में जाकर उनकी खबरगिरी करना चाहता था और वजह मालूम करना चाहता था कि आखिर उन्होंने आयशा से इस तरह रिश्ता क्यों तोड़ दिया था। पहले उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि आयशा कौन है, कहाँ से आई है और उसका बैकग्राउंड क्या है, मगर अब वो उसे सच्चे दिल से अपनी बीवी तस्लीम कर चुका था और उससे मोहब्बत भी करने लगा था। अब उसके बारे में हर एक बात जानना उसके लिए ज़रूरी हो गया था। वो आयशा के घर में दाखिल हुआ तो गजाला और शमाला बुरी तरह से चौंक पड़ी थीं। आयशा और जारून की शादी एक साजिश का नतीजा थी, मगर ये साजिश करने के बाद दोनों बहनें बुरी तरह पछता रही थीं, क्योंकि जब उन्होंने जारून शाह को देखा था तो उनके सीने में जलन की आग भड़क उठी थी। ऐसा खूबसूरत और अमीर इंसान कौन नहीं चाहेगा अपने लायक पार्टनर के तौर पर, मगर वो अपनी नादानी में जारून शाह को आयशा की झोली में डाल बैठी थी। अब उन्हें रह रहकर खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, मगर अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। अगर माँ को सारी बात बता भी देती तब भी जारून शाह अब उनके हाथ आने वाला नहीं था। जारून शाह को देखते ही उन्होंने गर्म जोशी से जारून शाह का इस्तकबाल किया। जारून शाह को देखते ही फूफो भी आयशा की याद में रोने लगी। उनकी आंखों में नमी उतरने लगी, मगर उन्होंने खुद पर काबू कर लिया और जारून शाह को खुशामदीद कहते हुए गजाला और शमाला को खाने पीने का इंतजाम करने को कहा। जारून शाह आयशा की फूफो के सामने बैठा और धीरे से कहने लगा, आप आयशा की फूफो लगती हैं। जारून शाह की बात पर फूफो ने हाँ में सर हिलाया। मुझे अपने मम्मी पापा की सेवा के लिए एक लड़की की ज़रूरत थी और इसी मकसद से मैंने आयशा से निकाह किया था। दहेज न लेने और लड़की के घर वालों की मदद करने का भी वादा किया था, और ये शर्त मैंने इसलिए रखी थी ताकि मेरी बीबी मेरे मम्मी पापा की सेवा में कोई कमी न छोड़े। जारून शाह ने अपनी बात पूरी करने से पहले भूमिका बांधी थी तो फूफो का दिल सिमट गया कि कहीं आयशा से कोई गलती तो नहीं हो गई, या फिर उन्होंने आयशा को किसी गलत इंसान के हवाले तो नहीं कर दिया। वो सोच में पड़ गई थी, जबकि जारून शाह ने अपनी बात जारी रखी हुई थी। आयशा से निकाह करके जब मैं उसे अपने साथ ले गया तो उसने मम्मी पापा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर अब मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं उसे पूरे सच्चे दिल से अपनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करें, मगर उससे पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि चलिए मैंने जो भी ऑफ़र आप लोगों को दिए उसके पीछे मेरा एक निजी मकसद था कि मेरे मम्मी पापा को एक नेक और सेवा भाव वाली बहू मिल जाए, लेकिन आपने अपनी ही भतीजी को मेरे निकाह में देने के बाद कभी उसकी खैर खबर तक नहीं ली। क्या मैं इस बात की वजह जान सकता हूँ? जारून शाह सादगी से फुप्पो से सवाल कर रहा था, मगर उनके तो पसीने छूट गए थे। अगर वो सच बता देती तो यकीनन आयशा का रिश्ता खतरे में पड़ सकता था। उन्हें यही मुनासिब लगा कि वो खुद को ही बुरा बना लें। तब उन्होंने कहा, आयशा हमारे लिए एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं थी, इसीलिए जब उसका आपका रिश्ता देखा तो मुझे यही सही लगा कि अच्छा रिश्ता है, आयशा की शादी कर दी जाए। आयशा की नेचर शुरू से ही सेवा भाव वाली है, इसीलिए मुझे यकीन था कि वो आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी और आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। फुफ्फो ने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि तभी गजाला स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आगे बढ़ी थी। जारून शाह ने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया था और फिर फुफ्फो से विदाई के शब्द कहने लगा, जबकि गजाला अपनी माँ से नज़रें बचाकर बाहर के आंगन में निकल आई। उसके दिमाग में अब एक और ही शैतानी योजना आ गई थी और अब वो उस पर अमल करने की भी सोच रही थी। जैसे ही जारून शाह बाहरी गेट की तरफ बढ़ा तो गजाला जल्दी से उसके रास्ते में आ गई और कहने लगी, बेशक आप बहुत हैंडसम हैं और चेहरे से शरीफ आदमी लगते हैं, मगर जो लड़की आपको मिल गई है ना, तौबा तौबा, अम्मा ने भी ना बहुत जुल्म किया है आप पर। एक ऐसी लड़की को आपके साथ बांध दिया जिसके गली गली में अफेयर थे। खुद को बदनामी से बचाने के लिए अम्मा ने उसका निकाह आपसे करवा दिया। क्या वो आपके घर में होते हुए भी दूसरे मर्दों के साथ अफेयर चला रही है? गजाला ने अफसोस के अंदाज में सिर झटक दिया, जबकि उसकी बात सुनकर जारून शाह हैरान रह गया था। उसका दिल किया कि सामने खड़ी हुई लड़की के चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दे,
आयशा की मासूमियत और पाकीज़गी का वो खुद गवाह था। उसके किरदार पर शक वो मरकर भी नहीं कर सकता था, और उस यकीन पर पक्की मोहर रात को ही लग चुकी थी जब वो आयशा के करीब गया था और उससे अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। वो वाकई एक अनछुई मासूम सी कली थी जिसकी ज़िंदगी में पहला आने वाला मर्द और उसे छूने वाला मर्द सिर्फ वही था। वो जानता था आयशा बेगुनाह है, मगर सामने खड़ी लड़की की बकवास ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था। बकवास बंद करो अपनी। क्या मैं नहीं जानता? तुम्हारे चेहरे पर जलन के निशान साफ नज़र आ रहे हैं। तुम आयशा से जलती हो, इसीलिए मुझे उसके किरदार के बारे में शक में डालकर उसका घर बर्बाद करना चाहती हो। मगर मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो किसी की भी बातों में आकर अपनी बीवी के किरदार पर शक करे। हाँ, तुम्हारे किरदार पर मुझे शक जरूर हो रहा है, क्योंकि इंसान दूसरों को भी अपने ही आईने से देखता है। जारून शाह की इन बातों ने गजाला के तन बदन में आग लगा दी और वो गुस्से से कहने लगी, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मोहल्ले के उस घर में जाइए और वहाँ जाकर पूछिए कि आयशा का उस लड़के से क्या रिश्ता था। गजाला को लगा था कि मोहल्ले का वो आवारा लड़का अब भी आयशा के साथ अपने रिश्ते की तस्दीक करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जारून शाह को किसी गवाही की ज़रूरत नहीं थी, मगर गजाला खुद ही जाकर बराबर वाले घर से अहमद को पकड़ कर ले आई और जारून शाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उस लड़के ने जारून शाह को साफ साफ बता दिया कि ये सब गजाला की साजिश थी, जिसके नतीजे में आयशा की शादी जारून शाह से कर दी गई थी। जारून शाह ने एक नज़र गजाला पर डाली और फिर उसके पीछे खड़ी आयशा की फुप्पो को देखा, जिनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो तो यहाँ इसलिए आई थी कि जारून शाह को समझा सकें और उसे कहें कि वो आयशा की नादानी को माफ़ कर दे और उसे अपनी ज़िंदगी से ना निकाले, मगर यहाँ आकर तो उन्हें कोई और ही सच्चाई पता चली थी। आयशा का तो इसमें कोई कसूर ही नहीं था। इसका मतलब आयशा उस दिन बिल्कुल सच कह रही थी। उन्होंने एकदम से अपने सीने पर हाथ रखा जहाँ दर्द की टीसें उठने लगी थीं। जारून शाह एक जताती नज़र उन पर डालकर घर चला गया और फिर कुछ देर बाद आयशा के साथ वापस लौटा था। फूफो ने आयशा के सामने हाथ जोड़ रखे थे, जबकि आयशा बहती आंखों के साथ उन्हें खुद से माफ़ी मांगने से लगातार रोक रही थी। कुछ वक्त की माफ़ी तलाफ़ी के बाद आयशा और फूफो हंस हंस कर बातें कर रही थीं, जबकि गजाला शर्मिंदगी से अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी अपनी ही माँ अब उससे नफरत करने लगी थी और उसके लिए यही सज़ा काफ़ी थी। जारून शाह ने आज उसके किरदार पर लगे एक एक दाग को धो डाला था। वो बहुत ही मोहब्बत से जारून शाह की ओर देख रही थी। जारून शाह ने आयशा को उसका मायका लौटा दिया था और वो बहुत खुश थी। बेशक उसके सब्र और वफा का फल अल्लाह ताला ने उसे बेहतरीन रूप में दिया था। अब आगे की ज़िंदगी बेहद हसीन गुजरने वाली थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में।